हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी कि इसकी फिजिकल स्टेट देख रहे हैं तो फिजिकल स्टेट में कैसा होता है, सॉलिड होता है, मोस्टली सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर बताए थे हार्ड होता है और बिटरनेस शो करता है, ठीक है। क्लोज पैकिंग होती है, इसके कारण ये हार्डनेस शो करता है। जैसे हल्की चोट इस पर लगाते हो आप तो वहाँ पर क्या होगी, टूटकर बिखर जाता है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है बिटरनेस, ठीक है। फिर आपको इसकी कंडक्टेंस के बारे में बताया था कि कंडक्टेंस में सॉलिड फॉर्म है तो वहाँ पर फ्री आयन प्रेजेंट नहीं रहेगा। जब तक फ्री आयन नहीं रहता तब तक कंडक्टेंस शो नहीं करता। लेकिन मॉल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस ये कंडक्टेंस शो करते हैं, ठीक है। और साथ में ही बोला था कि नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल है तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता। अगर स्पीड की बात करें, आयनिक रिएक्शन इसकी स्पीड की बात करें तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है उसकी कंपैरिजन में स्पीड हाई होती है। हाई क्यों होती है? क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो तो ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। और एक्टिवेशन एनर्जी वो भी बहुत ही कम होती है या नेग्लिजिबल मान सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ कलर। कलर है वो कैसे डेवलप हो जाता है, तो डेवलपमेंट ऑफ कलर में हमने ये देखा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास में प्रेजेंट है वो विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करके कलर शो करता है, लेकिन यहाँ पर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पोलराइजेशन होता है तो जैसे ही कैटाइन एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अटैक करता है तो वहाँ पर पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस टाइम में वो लाइट को ऑब्जर्व करके कलर शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आइसोस्ट्रक्चरल एंड पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो भी नंबर है, शायद 8 नंबर था, 7 या 8 देख लेना। आइसोस्ट्रक्चरल एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोस्ट्रक्चर एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या होता है? देखो, अगर दो आयनिक कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर सेम होता है तो उसको बोल देते हैं आइसोस्ट्रक्चर। और अगर दो आयनिक कंपाउंड है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लिखेंगे, इधर मैं बना देता हूं, ionic compounds which have same structure formula are known as isostructure. Those ionic compounds which have same structural formula are known as isostructural। कंडीशन में बताएंगे कौन कौन सी कंडीशन में आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होते हैं, दोज आयनिक कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो करते हैं उसको हम पर बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स विच शो मोर देन one type of structure known as polymorphism. Those ionic compounds which show more than one type of structure are known as polymorphism। तो जिसके पास में एक से ज्यादा टाइप के स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं ऐसे आयनिक कंपाउंड को क्या बोल देंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये बेटा डेफिनेशन के बेसिस पे कई बार पूछ लिया जाता है कि आइसोस्ट्रक्चर क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं। तो आइसोस्ट्रक्चर तो वो होंगे जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो करने वाले आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हैं। ये फिनोमिना होती है। और आइसोस्ट्रक्चर के लिए कुछ रूल है, उनको बताएंगे कि कौन सी कंडीशन में आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आइसोस्ट्रक्चर होते हैं। इसको लिख लिया। स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इसमें। लिखेंगे यहां पर कंडीशन फॉर आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड।
कंडीशन फॉर आइसोस्ट्रक्चरल आयनिक कंपाउंड, कंडीशन फॉर आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स। कंडीशन फॉर आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स कि आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं या कौन कौन सी कंडीशन को जब फॉलो करते हैं तब वो आइसोस्ट्रक्चर होते हैं। देखो पहले ही बता दें, जहां पर केटाइन और एनाइन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, तो उस कंडीशन में बोथ केटाइन एंड एनाइन, दो की जो आप कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों की केटाइन और एनाइन है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, उनको वो इन्वॉल्व किया जाता है आइसोस्ट्रक्चर में। पहला लिख लें, व्हेन केटाइन्स एंड एनाइन, व्हेन केटाइन्स एंड एनाइन्स both have same electronic configuration, both have same electronic configuration, when cations and anions both have same electronic configuration are considered in isostructural compound। या वो ये कह सकते हो जहां पर केटाइन और एनाइन, एक कंपाउंड ए दूसरा कंपाउंड बी, दोनों के केटाइन और दोनों के एनाइन आपस में कंपेयर कर रहे हैं, इसके केटाइन को उसके केटाइन के साथ में, एनाइन को एनाइन के साथ में, तो दोनों केटाइन और एनाइन है आपस में अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं तो वो आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं। देखो एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बेटा यहां पर हम देखेंगे इसके अंदर केटाइन क्या प्रेजेंट होगा, Na+ और एनाइन क्या होता है, F-। इसमें नोट करें, इसमें देखेंगे हम तो यहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम +2 और 2-। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना स्टार्ट करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1 +1 है, तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, ये केटाइन हो गया। मैग्नीशियम +2 एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, 10 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो ये होगा ना 1s2 2s2 2p6। कंपेयर करेंगे तो इसका केटाइन है और इसका केटाइन, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। फिर कंपेयर करते हैं एनाइन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में भी 10। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p6। ऑक्सीजन में इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, -2 इट मीन्स गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6। तो एनाइन को एनाइन के साथ कंपेयर करते हैं, केटाइन को केटाइन के साथ में कंपेयर करते हैं। क्लियर हुआ? तो दोनों का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केटाइन का केटाइन के साथ में और एनाइन का एनाइन के साथ में अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो वहां पर वो आपस में आइसोस्ट्रक्चर होते हैं। तो ये आपस में सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड क्या हो गए, आइसोस्ट्रक्चर। नोट कर लीजिए, और भी कंडीशन होती है बताएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए इसको। देखो दूसरा बता रहे हैं आइसोस्ट्रक्चर के लिए सेकेंड कंडीशन, दोनों के अंदर दो आयनिक कंपाउंड आपस में आइसोस्ट्रक्चर है या नहीं देखने के लिए दोनों के लिए दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस टाइप से, उसमें एक ही एटम नहीं होगा, अलग अलग एटम होंगे, एक टाइप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, कोवैलेंसी इक्वल होनी चाहिए, कोवैलेंसी शुड बी सेम। और अगर वाटर एटम अटैच है या क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है तो उसके नंबर भी सेम होने चाहिए। तो लिखेंगे both compounds should have same molecular formula
बोथ कंपाउंड्स वुड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑलमोस्ट सेम है ना, एक ही टाइप का, इक्वल कोवैलेंसी एंड इक्वल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर एंड इक्वल नंबर ऑफ crystalline water and equal number of crystalline water are isostructure. देखो दोनों कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, नहीं एक टाइप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसकी कोवैलेंसी सेम होगी, इक्वल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर, अगर वाटर वहां पे प्रेजेंट है तो उनके नंबर भी इक्वल होते हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, आइसोस्ट्रक्चर। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, फेरस सल्फेट डॉट 7s2, इसको ग्रीन विट्रॉल भी बोल देते हैं, मैं नाम लिख देता हूं, कई बार इनके भी नाम आ जाते हैं, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। इसी के साथ में हम देखते हैं व्हाइट विट्रॉल भी होता है जिंक सल्फेट का, ZnSO4 डॉट 7s2, ये होता है व्हाइट विट्रॉल। ये ग्रीन विट्रॉल हो गया, ये वाला क्या होगा, व्हाइट विट्रॉल। ऐसे इप्सम या इप्सोमाइट होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 डॉट 7s2, इप्सम या इप्सोमाइट, ठीक है। एक और मैं बता देता हूं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डॉट 5s2, ये होता ब्लू विट्रॉल। तो यहां पर बेटा आप देखोगे फेरस सल्फेट डॉट 7s2, देखो एक ही टाइप का ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम टाइप का, वाटर नंबर भी सेम है इन तीनों में, तो ये तीनों आपस में क्या होगा, आइसोस्ट्रक्चर। ये वाला आइसोस्ट्रक्चर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट है। बाकी देखो एक टाइप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्रिस्टलाइन वाटर है, ये वाला आयनिक कंपाउंड है, उसके बाद में कोवैलेंसी भी इक्वल है, ठीक है, क्रिस्टलाइन वाटर इक्वल है, तो ये वाले तो तीनों आपस में क्या हो गए, आइसोस्ट्रक्चरल। ये तो हो गए आइसोस्ट्रक्चरल, जबकि लास्ट वाला नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है इनके साथ, ठीक है। और भी कंडीशन बताएंगे। पहली कंडीशन आपको क्या बताई, केटाइन और एनाइन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है, तो आपस में आइसोस्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा देखो इस टाइप के कंपाउंड दे रखे हो तो वहां पर आप देखेंगे कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कोवैलेंसी सेम हो एंड वाटर मॉलिक्यूल है वो इक्वल हो, क्रिस्टलाइन वाटर इक्वल हो, तो आपस में आइसोस्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नोट कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। एक और बता देते हैं इसमें, देखिएगा, इसको मिटा दें। देखो अगर मान लो कि दो मॉलिक्यूल ऐसे दे रखे हैं जिसमें केटाइन या एनाइन, जनरली एनाइन को देख लेते हैं, उसके अंदर आपने ये देखा कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप सेम है, तो वो भी क्या हो गया, आइसोस्ट्रक्चर। शेप का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ही तो होता है। इसको मिटा दें, एक और बता देते हैं। तो एक कंडीशन और बता रहे हैं इसके लिए, थर्ड कंडीशन आइसोस्ट्रक्चर के लिए, आइसोस्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड के लिए। बेटा थर्ड कंडीशन ये बताइए, केटाइन एंड एनाइन, दो की कंपेयर कर रहे हैं ना, उनमें केटाइन एंड एनाइन, केटाइन या एनाइन ऐसा भी बोल सकते हो, उनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप सेम हो, तो वो आपस में क्या होता है, आइसोस्ट्रक्चर। व्हेन हाइब्रिडाइजेशन, when hybridization and shape of cation or anion, when hybridization and shape of both cation या anion, दोनों के cation या anion, या दोनों भी हो सकते हैं, both cation and anion भी हो सकता है, आर सेम,
देन दिस आयनिक कंपाउंड विल बी आइसोस्ट्रक्चर। तो ये आयनिक कंपाउंड होंगे वो आइसोस्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल से हम बता रहे हैं, कुछ एग्जांपल इसके भी बता देता हूं मैं। जैसे एग्जांपल ये K2SO4 है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2CrO4। तो यहां पर बेटा इसको देखोगे, आयनाइज करके देखेंगे इसको, तो यहां पर कौन सा आयन होगा? पोटेशियम आयन। यहां पर क्या होगा? SO4 2 नेगेटिव, 2 लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। ये K+CrO4 नेगेटिव। तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन तो कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं। क्या आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3, और sp3 में ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और क्रोमियम का आपका बताया था, यहां पर होता है D3S जो इक्वल होता है sp3, दोनों का सेम ही माना जाता है, दोनों ही केस में सेम ही ज्योमेट्री होती है। कैसे? टेट्राहेड्रल, CrO4 2 नेगेटिव, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी ऐसे। ऐसे इसकी होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? आइसोस्ट्रक्चर। जहां पर केटाइन या एनाइन या दोनों केटाइन और एनाइन उनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप सेम होते हैं, तो आपस में क्या हो गए? आइसोस्ट्रक्चर। आपस में हो गए आइसोस्ट्रक्चर। ठीक है, और बताएं, जैसे मैंने ये लिखा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और पोटेशियम परक्लोरेट। तो यहां पर भी बेटा आप देखोगे तो इसके अंदर यहां पर ये देखा, ये K+ है, ये होगा नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ये होगा K+ और ये होगा ClO4 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव में हम देखते हैं, तो बेटा NO3 नेगेटिव में क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं ना, K की सेंट्रल एटम हो, N इक्वल टू क्या था? V+M - C+A/2 से कैलकुलेट किया था। वैलेंस एटम इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के इक्वल। नाइट्रोजन का कितना होता है? 5। मोनोलेट एटम नहीं है, नेगेटिव को ऐड कर देते हैं। 5 1 6 6 डिवाइड बाई 2 3 3 के लिए क्या होता है? sp2। ऐसे क्लोरीन का कितना होता है? 7, एक नेगेटिव है, कितना होगा? 8 डिवाइड बाई 2 4 4 के लिए क्या होगा? sp3। तो ये तो होगी टेट्राहेड्रल, इसकी तो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और ये वाला क्या हो गया? इस ट्राइगोनल प्लेनर, ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये आपस में आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो बेटा आपको ये बताए, दो डेफिनेशन बताई कि आइसोस्ट्रक्चर और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो कर सकता है, वो क्या हो गया? पॉलीमॉर्फिज्म। और दो आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर अगर सेम हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? आइसोस्ट्रक्चर। और अपने सिलेबस में कंडीशन फॉर आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, आइसोस्ट्रक्चर कंपाउंड के लिए कौन सी कंडीशन होगी? 3 कंडीशन बताई। केटाइन और एनाइन को आपस में कंपेयर किया, उनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो आइसोस्ट्रक्चर होंगे। फिर उसके बाद में सेकंड हम देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कोवैलेंसी सेम हो और क्रिस्टलाइन वाटर वो भी सेम हो, तो वो भी आपस में आइसोस्ट्रक्चर होते हैं। बेटा 4 फॉर्मूले बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? ग्रीन विट्रोल, फेरस सल्फेट डॉट 7s2, व्हाइट विट्रोल, जिंक सल्फेट डॉट 7s2, फिर उसके बाद में इप्सम और इप्सोमाइट MgSO4 डॉट 7s2 और ब्लू विट्रोल होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5s2। ठीक है, फिर बताए हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और कोई भी एनाइन या केटाइन या दोनों के आइसोस्ट्रक्चर शेप सेम हो तो वहां पर आपस में क्या हो गए? आइसोस्ट्रक्चर। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी। लिख लिया? नेक्स्ट देखिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, देखिएगा। सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लिखेंगे सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट जो भी नंबर है 10 नंबर है क्या है जो भी है, सॉल्युबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सॉल्युबिलिटी के लिए आपको ये बता देते हैं कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, सेम के अंदर सेम डिजोल्व होता है। जैसे पोलर है वो पोलर में डिजोल्व होगा, पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तो हम ये जानते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक, सेम सेम को डिजोल्व करता है, लाइक
डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सेम सेम को बोलते हैं, ये बोल सकते हैं। सेम नेचर का होगा वो, सेम के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। तो बेटा आयनिक कंपाउंड है, इसका मतलब पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे या नॉन पोलर में? आयनिक है तो आयन्स बनते हैं, तो पोलर के अंदर डिजॉल्व होंगे। तो हम ये कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो क्या लिखेंगे? आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर मीडियम या पोलर सॉल्वेंट, पोलर मीडियम या पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं। while they are not soluble, they are not soluble in non-polar solvent। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, और आयनिक कंपाउंड होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसके अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, या नॉट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब किस टाइप से ये डिजोल्व होते हैं उसके लिए बात कर रहे हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, ये मान लेता हूं एग्जांपल लिया, solubility of NaCl in water, solubility of sodium chloride, सोडियम क्लोराइड इसकी solubility in water, वाटर के अंदर इसकी solubility की बात कर रहे हैं। किस टाइप से soluble होता है उसका देख रहे हैं, देखिएगा एग्जाम्पल से बता रहे हैं। जैसे बेटा मैंने यहां पे लिया NaCl, सबसे पहले वो ब्रेक होगा किसके अंदर, Na+ और Cl- में, और 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसका नाम क्या होता है, लेटिस एनर्जी। देखो वाटर में यहां पर इसको ब्रेक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लेटिस एनर्जी, और लेटिस एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी यहां पर ब्रेक करने के लिए, कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर वाटर के अंदर, वाटर पोलर मीडियम में, तो पोलर मीडियम में वाटर को ये क्या करेंगे, इसको हाइड्रेटेड कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्युबल करेंगे, तो इसका देखो इस टाइप से हाइड्रेशन होगा, Na+ है, इस टाइप से वाटर अटैच होगा इसके चारों तरफ। यहां पे पूछा जाता है हाइड्रेशन में कौन कौन से फोर्स लगते हैं, देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, इस टाइप से चार्ज आता है, और इनमें आपस में अट्रैक्शन होगा, साथ में इनमें पोलर पोलर मीडियम के अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। ऐसे क्लोराइड है, क्लोराइड नेगेटिव वाला है, तो इसको पोलर मीडियम में वाटर है, देखो किस टाइप से सराउंड करेगा, Ca नेगेटिव है, तो वॉट हाइड्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज वाला इसको सराउंड करेगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन होगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे ये अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो हो गई पोलर पोलर मीडियम का। तो यहां पर ड्यूरिंग द हाइड्रेशन और सॉल्वेशन दो एनर्जी इन्वॉल्व होती है यहाँ पर, एक तो लेटिस एनर्जी, और इसको डिजोल्व करते हैं तो वहां पर रिलीज एनर्जी होती है जिसका नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी मोर देन लेटिस एनर्जी। सबसे पहले मैं फोर्स बता देता हूं कौन कौन से फोर्स यहां पे लगते हैं। पहला फोर्स, ये आयन है, इसको वाटर सराउंड करा, वाटर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, तो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, डाइपोल। तो यहाँ पर एक तो कौन सा होगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, उसके बाद में वाटर के और दूसरे वाटर मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन होता है यहाँ,
यहां पे बनता है मल्टीपल लेयर, फॉर्मेशन होता है मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो दो अट्रैक्शन होते हैं, एक तो होगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, और दूसरा कौन सा हो गया, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सेकेंड होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। दो अट्रैक्शन होंगे यहां पर, एक तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन, दूसरा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी मोर देन लेटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी उसकी वैल्यू लेटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फॉर सॉल्युबिलिटी, फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी मोर देन लेटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इसकी वैल्यू लेटिस एनर्जी से ज्यादा होती है, और इस लेटिस को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो फुलफिल भी किससे की जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी से। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं आपको कि सॉल्युबिलिटी में क्या पढ़ा अपने, लाइक डिजोल्व लाइक, सेम के अंदर सेम है वो डिजोल्व हो जाता है। तो इसलिए मैं ये बोलते हैं कि आयनिक सॉलिड है वो किस में डिजोल्व होंगे, पोलर मीडियम में, और नॉन पोलर में सॉल्वेंट पे क्या होगा, इनसॉल्युबल होंगे। जैसे NaCl की बात करें तो आयनिक है तो वाटर में डिजोल्व होगा, आयनाइज होगा ऐसे। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो लेटिस एनर्जी, ये फुलफिल कहां से होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। इट मींस जब हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लेटिस एनर्जी से ज्यादा होती है तो वहां पर कंपाउंड वो सॉल्युबल हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा हाइड्रेशन में दो फोर्स लगते हैं, कौन कौन से फोर्स लगते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, जो भी आयन ब्रेक हुआ उसका वाटर के साथ में, फिर वाटर वो वाटर के साथ में भी मल्टीपल लेयर बनाकर अट्रैक्शन शो करता है, तो वहां पर कौन सा अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नोट कर लीजिए, इसको एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करवाते हो। तो दो एनर्जी होगी, लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अगर बेटा यहां पर हाइड्रेशन में वाटर की जगह दूसरा कोई सॉल्वेंट हो तो इसको बोल देते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। वाटर की जगह आपने कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज में लिया तो ये क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी। अदर सॉल्वेंट हो, वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट हो तो यहां पर इस एनर्जी को क्या बोल देंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। कई जगह पर सॉल्वेशन एनर्जी लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ के आए थे, ये कहां से आ गई। तो बेटा दूसरा कोई सॉल्वेंट होता है वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी को हम सॉल्वेशन एनर्जी भी बोल देते हैं, ठीक है। चलो कुछ डेटा देने, उस डेटा के बेसिस पे आपको बताना है एल्युमिनियम फ्लोराइड वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं। इसको मिटा दे, नोट कर लिया, चलो मिटा देता हूं इसको। देखो एक क्वेश्चन से करवा रहे हैं, देखो क्वेश्चन बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ following data, on the basis of following data explain that aluminum fluoride will soluble in water or not। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा आपको ये एक्सप्लेन करना है कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड है विल सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल, सॉल्युबल हो गया इनसॉल्युबल होगा। देखो आपको ये बता देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी गिवन दैट, ये दे रखा है, गिवन दैट हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम +3
-3000 किलोजूल पर मोल। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी देखते हैं, ये आ रही है -900 किलोजूल पर मोल। एंड लेटिस एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड इसकी लेटिस एनर्जी है प्लस में 5200 किलोजूल पर मोल। ये आपको डेटा दे रखे, इसके बेसिस पे आपको बताना कि ये सॉल्युबल होगा या नहीं, ठीक है। और बेटा आपको ये एक कंसेप्ट तो बता दिया, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी मोर देन लेटिस एनर्जी। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी कितनी आ रही है, लेटिस एनर्जी दे रखी है, इससे ज़्यादा आ रही है तब तो सॉल्युबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नोट कीजिए अपने से, ट्राई कीजिए। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन बता रहे इसका कि सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बेटा आप देखेंगे एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3 किसके अंदर आयनाइज होगा, एल्यूमिनियम +3 और 3F नेगेटिव, इसमें आयनाइज होगा, इसमें टूट गया। अब यहां पर देखो पर मोल की एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी देखोगे तो इसकी तो कितनी है 300 प्लस 3 फ्लोराइड है वो हाइड्रेटेड होंगे और एक के लिए एनर्जी कितनी है -900, तो टोटल कितना होगा 3000 - 200 2700 5700 किलोजूल पर मोल। टोटल एल्यूमिनियम फ्लोराइड है उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी कितनी होगी। और फिर देख रहे हैं इसके लिए लेटिस एनर्जी है, लेटिस एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3 5200। और आपने यहाँ पे देखा हाइड्रेशन और लेटिस में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी। तो ये वाला क्या होगा, एल्यूमिनियम फ्लोराइड विल सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी उस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी देखिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी उस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। पहला लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट ये होता है एप्सिलॉन, डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट एप्सिलॉन। बेटा फोर्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि फोर्स का आयंस के बीच में फोर्स का ये फॉर्मूला होता है K, फिजिक्स में पढ़ते हैं Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पे क्या K होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट, और मीडियम के लिए क्या होगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन क्या बताता है, ये एप्सिलॉन ये बताता है कि एक सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी है जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को रिड्यूस करने की टेंडेंसी को बताती है, कि जिसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो आयंस के बीच में उतना ही अट्रैक्शन को कम कर देगा, तो सॉल्युबिलिटी वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्वेंट, एप्सिलॉन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज है which tells that how much attraction force is decreased between ions,
which tells that how much attraction force decrease between ions. आयंस के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, या ये कह सकते हो ये एक टेंडेंसी है, जो सॉल्वेंट की एक टेंडेंसी है जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को डिक्रीज कर देती है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, जैसे मैं ये मान लो कि कोई एक सॉल्वेंट है, फॉर ए सॉल्वेंट एक सॉल्वेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, और उस सॉल्वेंट के लिए मान लो कि एप्सिलॉन उसकी वैल्यू दे दी 90 दे दी। इट मींस ये सॉल्वेंट है, आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को एयर की कंपैरिजन में 1/90 टाइम कर देता है। इट मींस it reduce attraction force, it reduce attraction force between ions 1/90 times as compared to air. एयर की कंपैरिजन में कितने टाइम कम कर देता है अट्रैक्शन फोर्स को? 90 टाइम है वो अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देगा। क्लियर हो गया? जैसे मैं बात करूं वाटर, एप्सिलॉन की वैल्यू, जैसे वाटर की ज्यादा होती है उसके बाद में होता है एथेनॉल, फिर होता है एसीटॉन, फिर आता है एयर। इसके लिए एप्सिलॉन ऑलमोस्ट कितना होता है? 81 होता है। इसका मतलब एयर की कंपैरिजन में अट्रैक्शन फोर्स 1/81 टाइम कर देता है, यानी ऑलमोस्ट 80 भी मान सकते हो उसको, कि जितना आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, लेटिस एनर्जी उतनी कम रिक्वायर्ड होगी, तो वहां पर सॉल्युबिलिटी वो उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? अब अगर बात करें वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एप्सिलॉन की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ज्यादा होता है वाटर से, लेकिन फिर भी वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट में आता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको माना जाता है? वाटर को। ऐसा क्यों? एप्सिलॉन है उसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है? एप्सिलॉन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू वाटर से ज्यादा है, फिर भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो क्या होगा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको मानेंगे हम? वाटर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही ये क्या देगा? नेसेंट ऑक्सीजन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है? इसलिए जो भी आप लोग एक कंपाउंड उसको ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देगा, उसको सॉल्युबल नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो बेटा डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट किसको बताता है? एक टेंडेंसी होती है जो अट्रैक्शन फोर्स को कम करती है, ठीक है? और जितना ज्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उतनी हाई होगी। नोट कर लीजिए। उसके बाद में सेकेंड फैक्टर पढ़ते हैं कोवलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट है कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर, तो कोवलेंट कैरेक्टर का देखिएगा कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूं, विद इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर विल डिक्रीज। और ये जनरली इस इफेक्ट को देखा जाता है पी और डी ब्लॉक में देखते हैं, एस वालों के लिए नहीं देखा जाता। जनरली किसके लिए कंसीडर करते हैं? पी एंड डी ब्लॉक के लिए। सेकेंड है सॉल्युबिलिटी, सॉरी कोवलेंट कैरेक्टर। सॉल्युबिलिटी का सेकंड फैक्टर कौन सा होगा? कोवलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग में है कोवलेंट कैरेक्टर। देखो कोवलेंट कैरेक्टर, देखो कोवलेंट कैरेक्टर से क्या इफेक्ट पड़ता है? कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ में सॉल्युबिलिटी है वो आयनिक कंपाउंड्स की डिक्रीज हो जाती है। विद इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर, with increasing covalent character in ionic compounds, solubility of ionic compounds will decrease.
solubility of ionic compounds will decrease. आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ में सॉल्युबिलिटी है वो आयनिक कंपाउंड्स की डिक्रीज हो जाएगी। और ये वाला इफेक्ट किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ओनली फॉर डी एंड ए ब्लॉक। यानी ये इफेक्टिव किसके लिए इफेक्टिव होता है? इफेक्टिव फॉर डी एंड ए ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक के लिए इफेक्टिव होगा। यानी आयनिक कंपाउंड अगर इसके डी और एफ के तो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसको देखना है। ठीक है। ऐसे सॉल्युबिलिटी के लिए हम एक और फैक्टर जानते हैं, लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। और हम ये भी जानते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। देखो बताते हैं, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी। नोट कर लिया। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग में हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसको समझना बेटा, लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। देखो लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी ये किस टाइप से इफेक्ट डालते हैं? तो बेटा मैं आपको ये बता देता हूं, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेटिस एनर्जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेटिस एनर्जी। ये दो चीज हम जानते हैं। और फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स उसकी सॉल्युबिलिटी के लिए देखेंगे तो वहां पर क्या ज्यादा होगा? हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी उसकी वैल्यू किससे ज्यादा होती है? लेटिस एनर्जी से। इट इज क्लियर? अब आगे देखो, फिर बेटा साइज वगैरह से इसको कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करते हैं? देखो लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। आयंस के लिए मैंने आपको ये बताया था, लेटिस एनर्जी बॉर्न-लैंड इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं जो किसी भी आयंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी के जैसी ही होती है। तो यहां पे हमने देखा था साइज के बेसिस पे लेटिस एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर। आर क्या होता है? इंटरआयनिक डिस्टेंस 1/r प्लस आर माइनस, दोनों का एक साथ में कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है। ठीक है। एंड हाइड्रेशन एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, केटाइन के लिए अलग होगी और एनाइन के लिए अलग होती है। अब देखो बहुत अच्छा सा एक कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, इसमें बेटा किसी को दिक्कत है? लेटिस एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरआयनिक डिस्टेंस। एंड इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या होती है? आयंस के बीच की जो भी डिस्टेंस है उनका सम होती है, आर प्लस और आर माइनस का सम है। और हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटाइन या साइज ऑफ एनाइन। क्लियर हो? अब आगे बात करते हैं, हम ये देखते हैं जनरली बात करते हैं तो ये होगा साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ केटाइन। एनाइन और केटाइन में किसकी साइज ज्यादा होती है? एनाइन इज वेरी लार्ज देन केटाइन, जनरली ऐसा होता है। तो यहां पर बेटा हम ये लिख सकते हैं लेटिस एनर्जी के लिए हम ये देखते हैं केटाइन और एनाइन दोनों की सम होता है। तो दोनों की सम के बेसिस पे हमने देखा कि एनाइन है इसकी साइज केटाइन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो? रेडियस ऑफ केटाइन है इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो यहां पर देखो क्या होगा? लेटिस एनर्जी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों का सम है, ये नेग्लिजिबल है तो 1/r माइनस, ये हुआ।
ऐसे देखो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी में ये वाला होता है, तो यहाँ पर आप ये मानते हो कि इसकी साइज बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ये वाला क्या होगा 1/r नेगेटिव है, इसका मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा 1/r प्लस प्लस है, ये ग्रेटर है 1/r प्लस ग्रेटर देन 1/r माइनस। तो जैसे ही हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी R प्लस। तो लेटिस एनर्जी इनवर्सली कैसे देखोगे, जब भी यहां पर देखना है सॉल्युबिलिटी को चेक करनी है तो लेटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनाइन और हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ केटाइन, नोट कर लीजिए। और फिर साथ में हम ये जानते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी मोर देन लेटिस एनर्जी, नोट कर लीजिए इसको। फिर देखो आपको बताएंगे कि किसी भी ग्रुप में किस टाइप से कैलकुलेट करना, नोट कर लिया। अब देखो अलग अलग ग्रुप के लिए बात करें, एस ब्लॉक के हैलाइड्स में, पी ब्लॉक के हैलाइड्स में कैसे सॉल्युबिलिटी को चेक करनी है ये सिखाएंगे अभी। देखिएगा ये ध्यान में रखना बेटा, ये मैं लिख रहा हूं लेटिस एनर्जी को आपको जब भी लेटिस एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे हम किससे लगाएंगे R माइनस एनाइन से लगाएंगे, और हाइड्रेशन एनर्जी उसका कंसेप्ट हम किससे लगाएंगे केटाइन से, ठीक है। अब देखिए आगे किस टाइप से करते हैं। अब देखो जैसे मैं फंडे बता देता हूं सॉल्युबिलिटी के लिए। जैसे सॉल्युबिलिटी इन फर्स्ट है, इसके लिए कुछ फंडे बता रहा हूं मैं सॉल्युबिलिटी के लिए। पहला सॉल्युबिलिटी इन फर्स्ट ए, फर्स्ट ए के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करें कि फर्स्ट ए में सॉल्युबिलिटी है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा फर्स्ट ए की हम देखते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम solubility will increase. On moving top to bottom solubility will increase. solubility है वो बढ़ जाएगी। फर्स्ट में एक्सेप्ट परक्लोरेट एंड आयोडाइड, ये मैन है, और भी हो सकते हैं, मैन को मैं लिख रहा हूं जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, या पूछे गए आज तक, ये मान लो। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं एक्सेप्शन। जैसे मैं बात कर रहा हूं लिथियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए सीजियम हाइड्रोक्साइड तक, सबको नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ग्रुप की बात कर रहे हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड से आप कहां तक गए हैं, सीजियम हाइड्रोक्साइड तक। लिथियम हाइड्रोक्साइड से जब सीजियम हाइड्रोक्साइड तक आप जाते हैं तो टॉप टू बॉटम गए, तो टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी है ये इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे लिथियम कार्बोनेट है, इससे मैं गया सीजियम कार्बोनेट तक, तो यहां पर भी सॉल्युबिलिटी है ये बढ़ेगी। तो फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी है ये बढ़ती है, तो यहां पर भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इनकी सल्फेट की बात करूं, लिथियम सल्फेट, इससे मैं यहां पर गया सीजियम सल्फेट तक, तो यहां पर भी सॉल्युबिलिटी है ये बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं लिथियम आयोडाइड है, इससे सीजियम आयोडाइड तक गया, तो फर्स्ट में बढ़ती तो है, लेकिन इन दो को ध्यान में रखना, परक्लोरेट और आयोडाइड, तो यहां पे क्या होगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ऐसे सिमिलर है यहां पर LiClO4 लिथियम परक्लोरेट, इससे गए आप सीजियम परक्लोरेट, तो यहां पर भी सॉल्युबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज हो गई। तो बेटा हमने देखा सॉल्युबिलिटी है वो फर्स्ट ए के अंदर टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती, इंक्रीज होती है, एक्सेप्ट ये वाले ClO4 नेगेटिव और I नेगेटिव, इसके अलावा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। फर्स्ट है इसके अंदर तो इंक्रीज होती है, और सेकंड है इसके अंदर डिक्रीज होती है, लेकिन उसके अंदर भी एक्सेप्शन आते हैं, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया, मिटा दें, देखिएगा
सेकेंड देखिएगा, सॉल्युबिलिटी इन सेकेंड है, सेकेंड है, इसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इन सेकेंड है, सेकेंड ए के अंदर सॉल्युबिलिटी। तो सेकेंड ए में, फर्स्ट में तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सेकेंड में डिक्रीज होती है। अनमूविंग, अनमूविंग टॉप टू बॉटम, solubility will decrease, अनमूविंग टॉप टू बॉटम solubility डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, एक्सेप्ट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड, ये तीन ध्यान में रख लेना है यहाँ पर, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड। एग्जाम्पल देखता हूं मैं, जैसे बेरिलियम से कहां तक होता है, सेकंड वाला कौन सा होता है, याद करो, ये होता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये ना, ये तो रेडियो एक्टिव, इसको छोड़ दो, बेरिलियम से बेरियम तक देख लो। तो मान लिया कि बेरिलियम क्लोराइड है, कार्बोनेट है, इससे मैं जाता हूं बेरियम कार्बोनेट तक, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक है, तभी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, जब मैं ये मान लूं तो बेरिलियम ऑक्साइड है, इससे मैं जा रहा हूं बेरियम ऑक्साइड तक, एक्सेप्शन वाले आगे कौन कौन से होते हैं, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड। तो इसके केस में सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। ऐसे मैंने देखा, हाइड्रोक्साइड की बात करें, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, इससे मैं जा रहा हूं बेरियम हाइड्रोक्साइड तक, जैसे ऑक्साइड है उसके अंदर इंक्रीज हो रही है, वैसे हाइड्रोक्साइड में भी इंक्रीज होगी, फ्लोराइड है इसमें भी इंक्रीज होगी, तो यहां पर भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। फ्लोराइड की बात करें तो बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 से BaF2 तक गई, तो यहां पे भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर बेटा इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको हैलाइड्स के लिए, एस ब्लॉक के हैलाइड, डी एंड पी ब्लॉक के हैलाइड्स। तो एस ब्लॉक के हैलाइड है उनके लिए, और डी एंड एफ ब्लॉक के हैलाइड है इनके लिए बात कर रहे हैं। तो बेटा एस ब्लॉक के हैलाइड्स के लिए तो देखेंगे लेटिस एनर्जी, और डी एंड पी ब्लॉक के हैलाइड्स है, वहां पे देखना अपने को कोवलेंट कैरेक्टर, देखिएगा कैसे देखना है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, मिटा दे। लिखेंगे फॉर एस ब्लॉक हैलाइड्स, फॉर हैलाइड्स ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के हैलाइड जब भी आ जाए तो यहां पर बेटा माइंड में सेट कर लो, तब आप किससे कंपेयर करके बताओगे, लेटिस एनर्जी से। एस ब्लॉक के हैलाइड जहां पर भी आ जाए तो किससे कंपेयर करना है, लेटिस एनर्जी से। ठीक है, जैसे मैंने बात की फ्लोराइड, कोई भी एस ब्लॉक का मेटल ले लिया, फिर आप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो इधर से इधर हम जाएंगे, सिर्फ इनके लिए एनाइन के लिए देखेंगे लेटिस एनर्जी। इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज ऑफ एनाइन है ये इंक्रीज होगी, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज होने पर क्या होगी, लेटिस एनर्जी डिक्रीज। लेटिस एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन। तो यहां पर हम देख रहे हैं साइज ऑफ एनाइन है ये बढ़ने के साथ साथ में लेटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और लेटिस एनर्जी डिक्रीज होती है तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इनवर्सली होती है ना सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है,
जैसे मैं बात कर लूँ सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है और सोडियम आयोडाइड है। तो इधर से इधर मैं जा रहा हूँ, एस ब्लॉक के हैलाइड है, तो एनाइन की साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज, तो इससे क्या होगी, लेटिस एनर्जी डिक्रीज। लेटिस एनर्जी डिक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो लेटिस एनर्जी से किसके केस में चेक करना है, जब एस ब्लॉक के हैलाइड्स हो, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। ठीक है, एस ब्लॉक के हैलाइड हो तो किससे चेक करनी है आपको, लेटिस एनर्जी से। इफ हैलाइड हो पी एंड डी ब्लॉक, पी और डी ब्लॉक के हैलाइड्स हो तो वहां पर कोवलेंट कैरेक्टर से चेक करनी है। ठीक है, और हम जानते हैं कोवलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी। देखिएगा, मिटा दे इसको, देखो देखो, इन हैलाइड्स ऑफ डी एंड पी ब्लॉक, इन हैलाइड्स ऑफ पी एंड डी ब्लॉक, इन हैलाइड्स ऑफ पी एंड डी ब्लॉक, पी और डी ब्लॉक के हैलाइड्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ इसमें क्या होता है, पी और डी ब्लॉक के हैलाइड्स में देखो, यहां पर आप सॉल्युबिलिटी चेक थ्रू कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर इसके थ्रू सॉल्युबिलिटी को चेक करोगे। और एंड वी नो दैट सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट कैरेक्टर के, और ये हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो जैसे मैंने ये मान लिया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो बेटा इधर से इधर हम जा रहे हैं तो एनाइन की साइज है वो बढ़ेगी, एनाइन की साइज बढ़ेगी, एनाइन की साइज जितनी ज्यादा होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज। और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन इंक्रीज। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितनी ज्यादा एनाइन की साइज होगी, स्मॉल साइज का केटाइन या जो भी केटाइन है वो उसको उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अटैक करेगा, तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। पोलराइजेशन बढ़ते हैं, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ में सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। लेकिन ध्यान रखना किसके केस में, जब मेटल किसका दे रखा हो, पी एंड डी ब्लॉक, जैसे मैंने ये लिख दिया सिल्वर फ्लोराइड, ब्रोमाइड, सॉरी AgCl, AgBr और AgI, तो इधर से इधर हम जा रहे हैं तो एनाइन है उसकी साइज बढ़ रही है, साइज ऑफ एनाइन ये इंक्रीज, जिससे क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ने से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ में सॉल्युबिलिटी ये डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है, ये ऑर्डर आएगा सॉल्युबिलिटी। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए इसको, आगे देखते हैं। या बेटा लेड का भी ले सकते हो, जैसे PbF2 है, PbCl2 है, PbBr2 है और PbI2 है। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो ये वाला ऑर्डर इसमें हो जाएगा। तो बेटा माइंड में क्या सेट करना है, एस ब्लॉक के हैलाइड दे रखे हो तब तो लेटिस एनर्जी देखनी है, और डी और पी ब्लॉक के हैलाइड दे रखे हो तब कोवलेंट कैरेक्टर, और कोवलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी। चलो क्वेश्चन से करवा रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं बेटा। आयनिक बॉन्ड है, इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट होगा। उसके बाद में वैसे हाइड्रोजन और को स्टार्टिंग में बता चुके थे, और भी इसके बारे में बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिएगा क्वेश्चन करवा देता हूं। सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरिलियम सल्फेट is more than
इज मोर देन बेरियम सल्फेट। solubility of बेरिलियम सल्फेट इज मोर देन बेरियम सल्फेट। बेरिलियम सल्फेट इसकी solubility बेरियम सल्फेट से हाई होती है। वाई? ऑप्शन है लेटिस एनर्जी ऑफ बेरिलियम सल्फेट इज हाई। सेकेंड है लेटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज लो। थर्ड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम सल्फेट इज हाई। फोर्थ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज हाई। देखिएगा यहां पे बेटा सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आपको बताना बेरिलियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो बेटा सॉल्युबिलिटी वो लेटिस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है और हाइड्रेशन एनर्जी पे। अब यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेटिस एनर्जी। तो इसका मतलब बेरिलियम सल्फेट इसकी हाइड्रेशन एनर्जी को ज्यादा होगी और लेटिस एनर्जी कम होगी। तो बेरिलियम सल्फेट इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट होगा, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये कंप्लीट होगा, बैक बॉन्डिंग कंप्लीट होगी। आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। स्टार्टिंग में बॉन्ड का कैटेगराइजेशन बताया था, वहीं पे भी मैंने आपको अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया था थोड़ा, और इसके अलावा वल्नरेबल बॉन्ड है उसको तो कंप्लीट बता दिया था। तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बारे में कुछ डिस्कशन और करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आपसे पूछे गए हैं वो और करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।